अगला टॉपिक है अपना मोटापा, जो 10वीं क्लास का पार्ट प्रथम का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है पार्ट 1 में। मोटापा अत्यधिक वसा का शरीर में जमा हो जाना क्या कहलाता है? मोटापा। अत्यधिक शारीरिक वसा का शरीर पर जमा होना क्या कहलाता है? मोटापा। आपको ये लिख करके इसलिए दिया जा रहा है ताकि 10वीं क्लास का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, तो बच्चों का जो स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जैसा भी प्रश्न वो बने उसका आप उत्तर लिख सको। वैसे इस चीज में अगर समझाने का हो तो 2 मिनट में बिना लिखे भी समझाया जा सकता है, लेकिन मैं पूरा पहले इसलिए लिखता हूं ताकि आपको लिखने के लिए सारी सामग्री एक जगह मिल जाए और उसके प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सको। तो मोटापे के बाद, अब मोटापे के कारण आप सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इसको भाषा के रूप में लिखना अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जिसके अंदर फैट अधिक हो उस भोजन को करना, जैसे घी है आदि। जंक फूड एवं कृत्रिम भोजन को करना। जंक फूड क्या होते हैं? जैसे कोई कचौरी है, पकौड़ी है और ये पेटीज पार्टीज, जो भी मैदा से संबंधित सामग्री बनती है जो बाहर अपने होटलों पे खाते हैं, तो वो जंक फूड और कृत्रिम भोजन, आजकल बर्गर और ये सब चीज आ गई, तो इसको खाने से भी मोटापा बढ़ता है। और आजकल की दिनचर्या ये हो गई कि पहले तो लोग खेत में जाते थे और है, आजकल घर में रहते हैं, व्यायाम कम करते हैं और स्थिर जीवन यापन है कि घर में हैं तो वो पूरे दिन मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहते हैं, तो जिससे स्थिर जीवन यापन के कारण भी मोटापा होता है, शरीर वर्क नहीं कर पाता। मोटापे में होता क्या है? अपना शरीर जब भोजन लेता है तो अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब जितनी ऊर्जा अपन सेवन करते हैं और शरीर उस ऊर्जा का जितना उपयोग करता है, उसके बीच में जो अंतर होता है, यानी कि ऊर्जा का सेवन शरीर करता है, उसके बाद में जितनी ऊर्जा उपयोग में आ गई उनके बीच में जो असंतुलन की स्थिति होती है, उसके कारण क्या होता है? मोटापा होता है। यानी जितनी ऊर्जा अपने शरीर को जरूरत है उससे उतनी यूज होने के बाद में जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो मोटापा के रूप में होती है। मोटापा को मापने के लिए कि कोई व्यक्ति मोटा है या फिर पतला, उसको मापने के लिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स का काम में लेते हैं। शरीर भार सूचकांक भी जिसको हिंदी में कहते हैं। आपके BMI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो, या शरीर भार सूचकांक से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। BMI होता है जैसे शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई। व्यक्ति का भार, व्यक्ति की लंबाई। व्यक्ति का जो भार होता है वो किलोग्राम में होता है और लंबाई इसमें मीटर स्क्वायर में होती है, तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। अगर यदि BMI, किसी व्यक्ति की BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो वो मोटापा नहीं है, मोटापा से पूर्व की स्थिति है, मोटापा नहीं है अगर 25 है। अगर BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है से अधिक है, या इस 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक या यही है, तो वो व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आएगा। अब इस तरह से मोटापा से कई प्रकार के रोग भी होते हैं। उन रोगों में सांस का फूलना और भी, जैसे मुख्य रूप से मधुमेह रोग, हृदय रोग, निद्राकालीन श्वास समस्या, और उसके अलावा कैंसर, कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे से होने शुरू हो जाते हैं। इसके आगे अपन इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद में आगे का देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना रक्तचाप। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। अपने शरीर के अंदर क्या होता है? सभी कोशिकाओं का रक्त ऑक्सीजन लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है, और शरीर के अंदर की जो CO2 है उसको फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालता है। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए एक नलिका, रक्तवाहिनी होती है जिसको धमनी कहते हैं, और शरीर से, शरीर के विभिन्न भागों से वापिस हृदय के अंदर रक्त को लेके, जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है उसको बोलते हैं, उस रक्तवाहिनी को बोलते हैं शिरा। उस रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा। रक्तचाप क्या होता है? रक्तवाहिनियों में
बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला जो दबाव है वो क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है, यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर यह दबाव कम लगता है, रक्त वाहिनियों पर दबाव ये कम लगता है, तो उसे निम्न रक्तचाप भी कहते हैं, निम्न रक्तचाप। अगर यह दबाव अधिक लगता है तो उससे बढ़ते उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्यों होता है, यानी हाई बीपी बोल देते हैं अपन। तो हाई बीपी ईर्ष्या, क्रोध और वसायुक्त भोजन लेने से, चिंता करने से बीपी हाई हो जाती है। और कम अगर बीपी है, रक्तचाप अगर निम्न है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे चक्कर आना आदि होने शुरू हो जाते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए एक जो यंत्र होता है उसको रक्तचाप मापी कहते हैं, इंग्लिश में स्फिग्मोमैनोमीटर भी इसको कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर HG पारा होता है। सबसे पहले घोड़े के अंदर स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को खोजा था 1733 ईस्वी में। यानी सबसे पहले किसमें खोजा गया? घोड़ों में, स्टीफन हेल्स द्वारा। रक्तचाप से बचाव क्या है कि नियमित रूप से व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, रोजाना सुबह पैदल चलें, ताजा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, धूम्रपान और मदिरापान यानी कि शराब का सेवन और धूम्रपान का नहीं करना चाहिए, जिससे बीपी बढ़ती है। अधिक वसायुक्त भोजन न करें। जिनके कारण ये हो रहा है उनको छोड़ देने से रक्तचाप नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैंने ये बताया क्या, जो रक्त को हृदय से विभिन्न शरीर के भागों में ले जाने का, अंगों में ले जाने का जो काम करता है, वो कौन सी रक्त वाहिनी है? धमनी। शुद्ध रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। अशुद्ध रक्त जो शरीर के अंदर, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त वह होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, अपनी कोशिकाओं के अंदर बनती है। तो वो अशुद्ध रक्त शिरा विभिन्न अंगों से कहाँ लेके आती है? हृदय के अंदर लेके आती है। अशुद्ध कहाँ लेके आती है? हृदय से ये कहाँ जाता है? हृदय से रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। हाँ, फेफड़ों श्वसन क्रिया द्वारा, विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन तो रक्त द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ दी जाती है। ये अपन आगे पाठ में पढ़ेंगे। दूसरे पाठ में अपने पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें अपन ये आगे का पढ़ेंगे। लेकिन इसको आप जब तक नोट डाउन कर लें, आपके सिलेबस में इतना ही है। हालांकि इसमें बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इतना ही है, उतार लें। अगला जो टॉपिक है अपना नशीले पदार्थ, इसी पाठ में है। नशीले पदार्थ दिए हैं आपके, जिनके 3 से 4 के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे आपको लगभग सुना भी होगा नाम, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, चरस, गांजा, LSD, ये नाम नहीं सुना होगा आपने। हशीश, कोकीन, भांग, ये सभी क्या है? नशीले पदार्थ है। इनमें जैसे पहला है, इनकी मोटी मोटी बातें आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, और सभी के नुकसान लगभग सेम है। जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी होना, भूख कम लगना, सभी नशीले पदार्थों के जो भी दुष्प्रभाव है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार इनकी जो मुख्य क्वेश्चन जो इनमें बनते हैं वो आपको इसमें बता रहा हूँ। गुटखा खाने से मुख के अंदर सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, जिससे जबड़ा खोलने में परेशानी महसूस होती है, जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता। यानी जो लोग लगातार गुटखा खाते हैं उनके अंदर इस प्रकार का रोग हो जाता है। और बाकी शरीर के अंदर कैंसर करना, आंतों को प्रभावित करना, पूरे हर नाल को इन्फेक्शन कर देता है जो गुटखा। इसलिए आगे अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम पूछता है कई बार, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम, यह जो निकोटिएना टोबेकम है, ये सोलेनेसी कुल के पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सोलेनेसी कुल के पौधों की पत्तियों से निकोटिएना टोबेकम प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद है मदिरा। मदिरा का आपको पता है कि शराब, जिसको अपन शराब बोलते हैं, एथिल एल्कोहल है। इसका जो सूत्र होता है C2H5OH। आगे के पाठों में अपन इसको पढ़ेंगे। जो आगे पाठ है आपका शायद चौथा पांचवें पाठ में एथिल एल्कोहल के बारे में है, तो वो अपन आगे भी पढ़ेंगे। मदिरा का एथिल एल्कोहल, इसमें एक मदिर, कई बार अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। तो जहरीली शराब होती है, उसमें उसका जो सूत्र होता है वो होता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल CH3OH। CH3OH वो मेथिल एल्कोहल होता है जो अधूरी अधूरी उसके कारण। इसके बाद में आता है अफीम। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल के दूध को सुखाने से अफीम प्राप्त होती है। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल के दूध को सुखाने से क्या बनता है? अफीम बनता है। इस दूध के अंदर, ये जो दूध होता है पेपेवर सोमनिफेरम का, इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। उनमें जैसे मॉर्फिन है, कोडीन, निकोटीन आदि। ये मॉर्फिन और कोडीन है, ये दर्द निवारक दवाई के रूप में काम में लिए जाते हैं। दर्द निवारक दवा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन और कोडीन का। इसके भी दुष्प्रभाव क्या है वो भी पढ़ेंगे अपन। अफीम के डोडे, डोडे को बोलते हैं फल बीती। फल के अंदर जो फल बीती के अंदर डोडे को उबाल कर पीते हैं। अफीम के डोडे को उबाल कर पीते हैं। आगे है कोकीन, इनके बारे में आपको नहीं, सिर्फ नाम ध्यान रखना है। LSD, LSD है लाइसर्जिक। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है वो। LSD की फुल फॉर्म क्या है और यह क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड। डाई एथाइलेमाइड यानी डाई एथाइल एमाइड ये होता है। यह विभ्रमकारी एवं लतकारी पदार्थ है, जिसकी लत लग जाती है। विभ्रमकारी और लतकारी पदार्थ है। उसके अलावा शीश, गांजा, चरस, ये सिर्फ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2-5 नशीले पदार्थों के नाम लिखिए, तो उनमें आप ये भी लिख सकते हैं। उसके आगे अपन इनका जो भी दुष्प्रभाव है उनको देखते हैं। तो थे उनके दुष्प्रभाव अपन देखेंगे। मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है तंबाकू और मदिरा के दुष्प्रभाव दे रखे हैं। बाकियों के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी थी वो पिछली स्लाइड में हो गई है। और किसी का भी दुष्प्रभाव हो, नशीले पदार्थ उनका लगभग सेम होते हैं। सारी चीजें जो दुष्प्रभाव हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो आप किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे तंबाकू है, इससे मुख्य रूप से कैंसर होता है, गले का, फेफड़े का और मुंह का आदि। जीभ का कैंसर, क्योंकि तंबाकू अपन मुंह के अंदर लेते हैं तो जीभ भी वही है, तो जीभ, गले, मुंह और फेफड़े का कैंसर हो जाता है। कोई भी नशीला पदार्थ हो कैंसर कर सकता है। रक्त दाब और हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। तंबाकू जो है रक्त दाब यानी बीपी को और हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण का विकास कम होता है। भ्रूण का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तंबाकू, इसके बाद में है मदिरा। मदिरा यानी शराब। इसके अधिकतर दुष्प्रभाव आपको पता है, फिर भी मुख्य रूप से जैसे यकृत जो है, शरीर के अंदर यकृत है, वह अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल लेने से उसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, यानी उसको विषैले पदार्थ में बदल देता है, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, जिससे व्यक्ति की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। शरीर का जो नियंत्रण है, कई बार आपने देखा होगा कि शराब पिया हुआ व्यक्ति कहीं से कहीं चल रहा है, उसके दिमाग के ऊपर, उसकी खुद की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता और कार्य क्षमता में कमी आती है। उसके जो काम करने की जो क्षमता है उसमें गिरावट आती है। स्मरण क्षमता कम हो जाती है, यानी स्मृति, याद रखने की जो क्षमता है उस व्यक्ति की कम हो जाती है, यानी कि वो लंबे समय तक कोई चीज को याद नहीं रख पाता है। तो इस तरह से सभी तंत्रिकाओं से मिलकर जो तंत्रिका तंत्र बनता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे, मदिरा से, तो तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। कोई भी नशा है या नशीले पदार्थ है,
उससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, यानी कि उसके पैसे खर्च होते हैं, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, समाज के अंदर जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसमें भी गिरावट आती है। इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अभी अपन ने जो नशीले पदार्थ पढ़े उनके क्या वैज्ञानिक नाम थे, कौन कौन सा उसके अंदर चीज पाई जाती है और मुख्य रूप से इनके दुष्प्रभाव नोट डाउन करें आप। अगला टॉपिक है अपना खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके दुष्प्रभाव। आजकल जो बाजार में जो भी चीज अपन ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, कुछ तो फैक्ट्री वाले कर देते हैं या फिर लोकल दुकान वाले उसमें मिलावट कर देते हैं, जैसे घी के अंदर मिलावट, मसालों में मिलावट, यानी कि हर चीज में कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिलती है। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। पहले ही है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिंडेन और डीडीटी मिलाया जाता है। उससे क्या होता है, कैंसर और प्रजनन संबंधित बीमारी हो जाती है। यानी खाद्य पदार्थों से जो मिलावट जो हो रही है उसका दुष्प्रभाव लगभग सभी में सेम है। कैंसर हो जाती है, प्रजनन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं, मस्तिष्क, गुर्दे, लीवर, यानी शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जाते तो अपने शरीर में ही है और वो जो उसके अंदर जो मिलावट होती है वो एक हानिकारक चीजें जो मिलाई जाती हैं वो शरीर को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं या फिर कई बार और भी बड़ी बड़ी बीमारियां अपना शरीर में घर कर लेती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल भी मिलाया जाता है जो लोहे को भी गला देता है। फास्फोरिक अम्ल लोहे को भी गला देता है, यानी यह दांतों को भी गला देता है, यानी कि इसमें लोहे को गलाने की क्षमता पाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppm शीशा मिलाया जाता है कई बार, तो वो मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर के लिए घातक है, यानी हानिकारक है, जो अपने शरीर के मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कई बार कैफीन मिलाया जाता है जिस जो अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे अपने को नींद नहीं आती है और सिर दर्द बना रहता है। यानी कोल्ड ड्रिंक में 4 प्रकार की ये चीजें मिलाई जाती हैं जिससे इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जैसे दूध के अंदर यूरिया मिला देते हैं, सोडा, डिटर्जेंट यानी जो सर्फ होता है अपने घर के अंदर उसको डिटर्जेंट बोलते हैं, रिफाइंड तेल मिला दिया जाता है जिससे दूध जैसा उसका कलर हो जाता है, बाकी वो शरीर को नुकसान तो पहुंचाएगा। सरसों के तेल के अंदर आप सत्यानाशी के बीज, जिसको आर्जिमोन भी कहते हैं, सत्यानाशी के बीज मिलाए जाते हैं जो सरसों के दाने के जैसे ही होते हैं वो अपने को, और पाम ऑयल मिलाया जाता है। देसी घी के अंदर वनस्पति घी, जिसको आप डालडा घी कहते हो, जो बाजार में सस्ते रेट में मिलता है, उसको मिलाया जाता है या पशुओं को खिलाया जाता है। इसको वनस्पति घी को कई बार पशुओं को खिलाते हैं जिससे घी की मात्रा या जो दूध की मात्रा बढ़ जाती है। मिर्च पाउडर के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी मिलाई जाती है। लेड क्रोमेट का रंग भी पीला ही होता है जिससे पता नहीं चलता है हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज आपने देखे होंगे, काली मिर्च के बीज भी आपने देखे होंगे, तो उसके जैसे ही सेम होते हैं वो सूखने के बाद, तो इसलिए काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। चना और अरहर की दाल, इनके अंदर कोई खंसारी दाल होती है वो मिलाई जाती है जो सस्ती होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से कई बार आपके क्वेश्चन पूछता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को समझाइए, तो आप इसमें से लिख सकते हैं और उसके दुष्प्रभाव पूरे शरीर के सभी ऑर्गन लगभग खराब हो जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव है, इसको नोट डाउन कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का कानून। इसमें सिर्फ आपको कानून ही पढ़ना है छोटा सा। भारत में 1954 में पीएफए लाया गया। पीएफए यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम लाया गया 1954 में। पीएफए के नियम नंबर 35, पीएफए का जो नियम है 65 उसमें है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। इस कानून के तहत नियम 65 में रोकने के संबंधित ये नियम दिया गया है। सरकार को खाद्य मिलावट पर रोक के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए व उसके सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यानी कि अपन उसको ढीले नियमों से कमजोर नियमों से, कई बार मिलावट वाले पकड़े भी जाते हैं लेकिन राजनीतिक कुछ लोग उसमें भागीदारी दे देते हैं उसको छुटवाने के लिए,
यानी सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए इसके लिए, और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और अगर दुकान वाले के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी तो वो मिलावट को रोक सकते हैं। इसके बाद में आपके है पीने योग्य जल के गुण। इसमें शुद्ध जल, अशुद्ध जल और ये सब दिया हुआ है आपने टॉपिक। पीने योग्य जल के गुण हैं, उसमें आप 3 देखें। पहला है स्वच्छ, निर्मल, गंधहीन कण, वनस्पति व सूक्ष्म जीवों से रहित व पारदर्शी होता है। जो स्वच्छ जल है, जो शुद्ध पीने योग्य जल है, वो स्वच्छ होता है, निर्मल व गंधहीन, जिसमें कोई भी गंध नहीं आती, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों से रहित होता है, यानी उसके अंदर कोई भी वनस्पति और सूक्ष्म जीव जो अपने को आंखों से दिखाई दे नहीं होता है, जिससे वह पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है, पीएच अपन आगे बढ़ेंगे, एक पाठ में आएगा आपके पीएच स्केल। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। इस प्रकार ये पीने योग्य जल के गुण और खाद्य पदार्थों के कानून, आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीन। अब जल की भूमिका, पहली है जल की भूमिका। जल वैसे शरीर के अंदर, जल जीवन का आधार है, अपने सबको पता है। जल के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता है। बिना खाए रह सकता आदमी, लेकिन बिना जल बगैर बहुत कम। शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं, यानी उनके लिए जल आवश्यक होता है। शरीर, जब जल शरीर में पदार्थों के परिवहन, यानी पदार्थ को ले जाने लाने के, उत्सर्जन, ऊष्मा के वितरण, शरीर की ऊष्मा के वितरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उन सभी के लिए आवश्यक है जल। यानी कि पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का उत्सर्जन, ऊष्मा के वितरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या आवश्यक है? जल। जल जीवन का आधार है, आपको पता है ये सारी चीजें। इसके अलावा अब आगे जो प्रमुख दूषित जल जनित रोग हैं, जो प्रदूषित जल है या दूषित जल है, उसको पीने से जो रोग हो जाते हैं, उसके बारे में छोटा सा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उनमें से मुख्यतः विषाणु जनित रोग हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए को पीलिया भी कहते हैं। तो विषाणु जनित रोग आपसे पूछे तो आप लिख देना पोलियो और पीलिया। जीवाणु जनित रोगों में हैजा, टाइफाइड, और इसमें एक आपका शोध भी है अगर लिखना चाहो तो, प्रोटोजोआ जनित रोग, अमीबिए पेचिस, अमीबिए पेचिस, आपके सिर्फ नाम दे रखे हैं, उनको ही ध्यान रखें। कर्मी जनित, छोटे छोटे कर्मी कीड़े टाइप हैं, कर्मी जनित रोग हैं, बाला या नारू रोग, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। इसका जो बाला और नारू रोग का रोगजनक है, जिसके माध्यम से ये फैलता है, तो ये है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। एक मादा है कर्मी, मादा कर्मी है जो मनुष्य के शरीर से बाहर निकल के जल में अपने अंडे त्यागती है। लार्वा जल कीट के शरीर में रहता है, यानी कि इसका जो लार्वा है जल के अंदर चला जाता है, वहां से कीट ग्रहण कर लेते हैं और वो कीट उस जल को प्रदूषित या संदूषित कर देते हैं, और उस पानी को अपन जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो अपने अंदर पाला या नारू रोग हो जाता है। इन सभी का उपचार के लिए यानी कि शुद्ध जल अपने को ग्रहण करना चाहिए हमेशा, यानी कि जो भी जल है उसको छानना चाहिए, जिससे सूक्ष्म जीव हैं, छोटी मोटी वनस्पतियां हैं, वो उससे अलग रह जाए। छानकर फिर उबाल के ठंडा करके जल का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से जल की भूमिका, दूषित जल के प्रभाव, दूषित जल से होने वाले रोग आदि आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं वो ही अपन कर रहे हैं। एक बात बता दें कि मैं इतना सारा मैटर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप उसको उतार सकें। उसको समझाने में तो ये 2 मिनट का टॉपिक है, लेकिन उसको उतारने में थोड़ा टाइम लगता है। उतारे बगैर आपके भी समझ में नहीं आएगा कि जो बात बोली गई है वो बात आपकी नोट कॉपी में होगी, तो उसको वापिस अगर आप पढ़ोगे तो आपकी याद जल्दी होगा। और इसको वापिस देख सकते हो, वीडियो को आप वापिस देखोगे तो कहीं भी बोलते हो तो वो लिखी हुई चीज है तो अपने आसान हो जाएगी। उतार लो। अपना जो पहला पाठ भोजन और मानव स्वास्थ्य कक्षा 10 का लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि उसका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, और उसमें आपके जो सिलेबस से बाहर है कक्षा 10 का
विज्ञान विषय का पहला पाठ खत्म हो चुका है। उसके लगभग सभी पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है। थोड़ा लिखने का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पाठ थ्योरी टाइप है, समझाने का थोड़ा कम है, याद करने का ज़्यादा है। तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 4 नंबर का पाठ है। लगभग क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके अतिरिक्त में 1 नंबर का, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी ए, बै और से भाग दिए होते हैं, उनमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं 2018, 2019 और 2020 3 साल के पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे 2018 पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है अच्छी तरह क्लियर करके, रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में कोई 2 विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। मैंने विषाणु जनित, जीवाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित, कर्मी जनित सभी रोग बताए हुए हैं। उसी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा है, विषाणु जनित यानी पीलिया और पोलियो, हेपेटाइटिस ए और पोलियो। उसके बाद तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम लिखिए। निकोटीना टेबेकम इसका नाम है। तो निकोटीन जो एल्कलॉइड्स होता है वो तंबाकू के अंदर पाया जाता है। ये हमने वहां पढ़ चुके हैं। तंबाकू चबाने से होने वाली 2 हानियां मैंने 3-4 हानियां लिखाई है कि जैसे मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर, उसके अलावा अनिद्रा और स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गर्भवती महिलाएं अगर इस तंबाकू का सेवन करती हैं तो बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसमें कमी रहती है। अगला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनमें से जो पहला प्रश्न है वो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा गया था। जो 11 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उसमें अति लघुत्तरात्मक ये पूछा था। फिर 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 3 भाग ये क्वेश्चन थे। तो ये चारों क्वेश्चन अपने मैंने जो पढ़ाया है उनके अंदर आपको एज इट इज मिल जाएंगे। 2019 के प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। लोहा, आयरन। मैंने लिखवा रखे हैं पूरे खनिज तत्व, जिसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लोहा, आयोडीन सभी का लिखवाया हुआ है। उसी कमी से क्या क्या लक्षण दिखते हैं, वो किसमें प्राप्त होते हैं, सभी अपने चार्ट बना के पढ़ा था। चार्ट इसीलिए बनाए थे मैंने उन सभी के कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। किताब के अंदर लैंग्वेज सीधी दे रखी है तो उसमें आपको ये पता नहीं चलता क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको नोट्स के रूप में दिखा है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है, लोहा या आयरन, Fe, जिसको Fe भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके पहले वाले छोटे क्वेश्चनों के अंदर अति लघुत्तरात्मक में था और बाकी के 3 क्वेश्चन एबेसै के रूप में आपको मिले, वो ये है, नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो इसमें था ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, बाला रोग और नारू रोग था, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और उस जल को ग्रहण करने से अपन बीमार हो जाते हैं। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इस नारू रोग के रोगजनक का नाम है। मैंने अलग से लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह क्लियर। आप पहले के वीडियो देखोगे तो उससे पता लग जाएगा। अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्कलॉइड्स, कोडीन और मॉर्फिन। कोडीन और मॉर्फिन, अफीम में पाए जाने वाले कोडीन और मॉर्फिन। गुटखा चबाने से, अगला क्वेश्चन है, गुटखा चबाने से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, गुटखा चबाने से होने वाले रोग का जो नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, आप पेपर मिला भी सकते हो। 2020 जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है, क्योंकि 2000 विज्ञान का पेपर हो चुका है, अभी 2 ही पेपर बाकी हैं, सामाजिक और गणित का पेपर बाकी है। इससे लॉकडाउन की वजह से वो शायद थोड़े दिनों में हो जाएगा। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया, कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चे जिसका अगर नहीं बताया गया कि विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, मैंने सभी विटामिन के अलग नाम वो तभी लिखे हैं, जैसे विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी A1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी
ये सारे नाम मैंने वहां इसीलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन उसी में से आता है और पूरा डिटेल लिखा है कि कौन सी चीज मिलता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी की जगह लिखा हुआ है, तो इसमें जिस बच्चे ने पढ़ रखा था कैल्सीफेरोल तो वो उसका उत्तर दे दिया। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है, रिकेट्स, हड्डियां और कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है, फल भित्ति या डोडे जिसको उबाल करके पीते हैं, फल भित्ति से प्राप्त होता है। अफीम का उपयोग दर्द निवारक दवाइयां बनाने के लिए कोडीन और मॉर्फिन में मैंने लिख रखा है, जो इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, उसका दर्द निवारक दवाइयां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम, इसको मैंने लिखा है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे दूध को सुखा करके अफीम बनाई जाती है और इसके लिए इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पाठ मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि जो पाठ मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके 4 नंबर पूर्ण है। और बार बार इनको देखिए, प्रश्नों को खुद हल कीजिए, ऐसे ही प्रश्न वापिस आएंगे, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछता, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही 4 नंबर के पाठ है। आगे की बात मैं करूं, अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास थोड़ा चौक है और ये बोर्ड मेरे को उपलब्ध मिला हो गया है और ये भी थोड़ा नीचे से हिलता है, नीचे से सेट पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसलिए मैं पूरा हर चीज इसमें लिख करके फिर आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि लिखते टाइम फिर ये हिलता है तो जिससे फोन के अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो रिकॉर्डिंग साफ नहीं होती है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा लिख करके और आपको भी पूरा मैटर एक जगह मिल जाए व्यवस्थित रूप से, क्योंकि समझाते टाइम सारी बातें नहीं लिखी जाती, समझाऊंगा तो मैं सारी बातें नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए पहले से बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलता है, फिर मैं उसको एक एक करके समझाता हूं, ताकि ये थोड़ी समस्या है। लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में मैं शायद व्हाइट बोर्ड का प्रबंध करके और मार्कर से आपको बाकी के पाठ समझाऊंगा। अब कुछ पाठ ऐसे हैं आपके 10वीं के सिलेबस में जो थ्योरी बेस है, जैसे पहला पाठ है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसे 3-4 पाठ और हैं जिसमें सिर्फ 1-1 नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले वो पाठ अपन कर लेते हैं एक बार थ्योरी बेस वाले, जब तक अपने को कलर और व्हाइट बोर्ड उपलब्ध नहीं होता है, जब तक अपन इस तरह से लिख करके और 1-1 नंबर वाले जितने पाठ आते हैं 4-4 यानी कि क्वेश्चन इस तरह के जिसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वो पाठ अपन पहले करने की कोशिश करेंगे। उसमें थ्योरियां बेस्ड होंगी और मैं उसको लिख करके और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला प्रयास है स्कूल के अंदर पढ़ाने में और इसमें काफी अंतर है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर इसको चढ़ाने में इतनी समस्याएं आ रही हैं कि बहुत ज्यादा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि वीडियो जो बन रही है वो ज्यादा जीबी की बन जाती है, अपलोड होने में टाइम लेती है और इतना जीबी मिलता है जिससे वो लगभग कई बार, तो फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे की लेसन भी अपन निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।